साथियों नमस्कार। क्रिश्चियन पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा ज्वलंत मुद्दा जो है चीन और रूस की अनलिमिटेड दोस्ती और भारत, यानी इन दोनों चीन और रूस की जो अनलिमिटेड दोस्ती है उसके बीच में भारत की क्या भूमिका है उसके बारे में मेरा यह वीडियो है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जो भी जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ उसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मेरी जानकारी जो है सूचनाप्रद और लाभप्रद होती है। तो साथियों, मई 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद चीन की यात्रा की थी। उनका यह पहला विदेश दौरा था 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद। इसलिए स्वाभाविक है कि पहले विदेश दौरे के लिए चीन को चुनने का पुतिन का फैसला चर्चा में बना हुआ था। और कहा गया कि रूस और चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के अवसर पर यह यात्रा की गई। लेकिन पुतिन की यह यात्रा तब हुई जब कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन पहुंचे थे। और यहाँ ब्लिंकन ने रूसी सेना को चीन के समर्थन पर चिंता जताई थी। और ब्लिंकन की यात्रा को सी और पुतिन के बीच गहरे होते संबंधों को कमजोर करने की एक असफल कोशिश के तौर पर देखा गया। साथियों, यही नहीं, सी जिनपिंग और पुतिन के बीच ऐसे समय में मुलाकात हुई जब पश्चिम एशिया सशस्त्र टकराव झेल रहा है। इजराइल हमास युद्ध समाप्त होने के बजाय और भीषण और विध्वंसक होता जा रहा है। इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है, तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध जारी है। रूस और चीन का रुख इन दोनों मसलों पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से बिल्कुल उलट है। इस प्रकार दुनिया अभी दो ब्लॉक में बटी हुई है। एक धड़ा जो है अमेरिका और नाटो का है, तो दूसरा धड़ा है रूस का। अमेरिका और नाटो देश जो हैं रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के साथ हैं, तो इजराइल हमास युद्ध में इजराइल के साथ खड़े हैं। और वहीं कई देश जो हैं दोनों गुटों में शामिल होने की इच्छा नहीं रखते हैं। वे इस जंग में अपने को निष्पक्ष रखना चाहते हैं। और यदि हम कहें कि भारत भी उन देशों में शामिल है तो कोई अनुचित नहीं होगा। साथियों, उल्लेखनीय है कि पुतिन ने आखिरी बार अक्टूबर 2023 में चीन का दौरा किया था। अब तक दोनों नेता 43वीं बार मिल रहे हैं, 43 टाइम्स। 2000 में रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद से पुतिन की यह 19वीं यात्रा थी चीन की। दुनिया में शायद ही कोई राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रमुख से इतनी बार मिला हो जितना पुतिन और शी जिनपिंग। इसलिए स्वाभाविक है कि नई विश्व व्यवस्था में दोनों की बार बार मुलाकातें जो हैं हैरान भी करती हैं और नई खबरों को जन्म भी देती हैं। साथियों, दरअसल नई विश्व व्यवस्था और यूक्रेन युद्ध के बाद से चीन और रूस ज्यादा करीब आते रहे हैं। यहाँ यह भी गौर करने योग्य है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ने से कुछ हफ्तों पहले ही पुतिन जो हैं जब चीन गए थे, तब उन्होंने शी जिनपिंग के साथ मिलकर कहा था कि दोनों देशों के बीच एक ऐसी साझेदारी होगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, नो लिमिट्स पार्टनरशिप, अनलिमिटेड। इसलिए यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश भी था। इसलिए रूस और चीन की दोस्ती को पुतिन जो है सीमाओं से परे बताते हैं, यानी उनकी दोस्ती की सीमाएं अनलिमिटेड हैं। आज पुतिन को सी पर कितना भरोसा है यह इससे जाहिर होता है कि युद्ध अपराधी घोषित होने के बाद पुतिन ने जो है भारत का दौरा तो टाल दिया, लेकिन चीन जाने से गुरेज नहीं किया। आज चीन रूस संबंध जो हैं अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर अगर हम नजर डालें
तो यह 240 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का है। और चीन रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार है, जो अपने कुल कच्चे तेल के आयात का 19% रूस से खरीद रहा है। चीनी कारों ने 2023 में रूसी ऑटोमोबाइल बाजार के 49% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। समुद्री भोजन से लेकर फैशन उद्योग और पर्यटन तक संबंध जो हैं तेजी से बढ़ रहे हैं दोनों देशों के बीच। और इसका अधिकांश हिस्सा जो है स्थानीय मुद्राओं में हो रहा है, मतलब उनका व्यापार हो रहा है। इसे कुछ लोग रूसी अर्थव्यवस्था का युआनीकरण बता रहे हैं, क्योंकि युआन जो है चीन की स्थानीय मुद्रा है। प्रसंगवश यहाँ उल्लेख करना होगा कि ईरान, चीन और रूस की दोस्ती भी जग जाहिर है। तीनों एक दूसरे की रक्षा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को ही लीजिए, इसी को अगर हम देखें तो ईरान और चीन खुलकर रूस के साथ खड़े हैं। वैसे तो यूक्रेन पर रूसी हमले का समर्थन करने में चीन ने खास एहतियात बरती है, लेकिन पर्दे के पीछे से सैन्य एवं नागरिक साजो सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करके उसने रूस की आर्थिकी एवं सैन्य संचालन को सुचारू बनाए रखने में सहायता प्रदान की है, और जिसका इस्तेमाल जो है रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है। ईरान तो रूस को सैन्य सहायता और ड्रोन भी दे रहा है। साथियों, यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर क्रेमलिन को अगर किसी एक देश से बिना शर्त समर्थन मिल रहा है तो वह है चीन। ऐसे में बाकी मुल्कों की चिंता समझ में आती है। चीन यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए मध्यस्थता की कोशिश भी कर चुका है। हालांकि शी जिनपिंग मार्च 2023 को रूस की यात्रा पर मैत्री प्रस्ताव लेकर पुतिन के पास गए थे, तो वह प्रस्ताव भी रूस के पक्ष में ज्यादा नजर आता है। लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का रुख अगर हम देखें, स्पष्ट है कि वह भारत जो है युद्ध के खिलाफ है, और लेकिन किसी गुट का हिस्सा भी वह नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के साथ अपनी व्यक्तिगत मुलाकात में स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह युग जो है युद्ध का नहीं है। और भारत का दृष्टिकोण सही भी है, क्योंकि भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में पेश करता रहा है, और उसके इस रुख की सराहना भी हुई है। साथियों, अमेरिका को ईरान, चीन तथा रूस, इन तीनों की दोस्ती जो है, इन तीनों को दोस्ती पसंद उसको नहीं आती है। इन तीनों देशों की, ईरान, चीन तथा रूस की इस तिगड़ी से जो है अमेरिका खार खाता है। इन तीनों की दोस्ती को अमेरिका में एक्सिस ऑफ एविल यानी बुराई की धुरी धुरी कहते हैं। एक्सिस ऑफ एविल का शब्द का इस्तेमाल अगर हम कहें तो पहली बार 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने किया था। 9/11 के हमलों के बाद, 9/11 के हमलों के बाद ईरान, इराक और उत्तर कोरिया का जिक्र करते हुए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। अमेरिका के दुश्मनों की पहचान करने और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के समर्थन में अमेरिकी जनता को एकजुट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अमेरिका अकेले मई 2024 में ही 2 बार चीन रूस व्यापार पर प्रतिबंध कड़े कर चुका है। इसलिए चीन और रूस का इससे अमेरिका के इस प्रतिबंध से दिल मिलाना स्वाभाविक है। आज अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और जापान सहित कई देशों ने रूस के पर 16,500 से अधिक प्रतिबंध लगाए हैं, और रूसी बैंकों की लगभग 70% संपत्ति जब्त कर ली गई है, और कुछ को वित्तीय संस्थानों के लिए हाई स्पीड मैसेजिंग सेवा, जिसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ ने समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इसलिए पश्चिम प्रतिबंधों ने जो है रूस को बहुत हद तक चीन पर निर्भर कर दिया है। साथियों, दोनों ही देशों को लगता है कि पश्चिमी जगत
उनकी प्रगति के मार्ग में आड़े आ रहे हैं और जिस कारण उन्हें कई तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इस बीच चीन और रूस का पश्चिमी जगत से टकराव और बढ़ा है। रूस और चीन के रिश्तों में मौजूदा रुझान का सबसे दिलचस्प पहलू हम अगर देखें यह है कि इसमें चीन जो है बढ़त की स्थिति में है और वहीं रूस के साथ संबंधों की शर्तें तय कर रहा है चीन। इस प्रकार दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों की नई दिशा निर्धारित करने में यूक्रेन संकट की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा जो है पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन जंग के कारण यानी यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी भरपाई चीन से हो जाए। वैसे तो कई सालों में रूस और चीन के बीच कारोबार काफी बढ़ा है, लेकिन पुतिन इसे और बढ़ाना चाहते हैं। पुतिन ये भी चाहते हैं कि शी जिनपिंग जो हैं पश्चिमी देशों के दबाव में ना आए और रूस का पक्का दोस्त बने रहें। तो दूसरी ओर शी ने भी पुतिन से कहा है कि आज चीन रूस संबंध कड़ी मेहनत से हमने बनाए हैं और दोनों पक्षों को इसे संजोने और पोषित करने की जरूरत है। यानी एक प्रकार से दोनों देश अभी जो है विन विन सिचुएशन की स्थिति में हैं। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले 2021 में चीन और रूस का अगर हम द्विपक्षीय व्यापार देखें तो करीब 150 बिलियन डॉलर था, जो 2023 में बढ़कर 240 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। कहा जा रहा है कि व्यापार की आड़ में चीन दरअसल रूस की युद्ध में मदद कर रहा है। चीन की कंपनियां जो हैं रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को जरूरी सहायता मुहैया करा रही हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश कई दफा इस बारे में चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। उनका मानना है कि चीनी समर्थन के बिना पुतिन शायद ही इतनी लंबी लड़ाई जो है जारी रख पाते। इस प्रकार अमेरिका के दो सबसे बड़े दुश्मनों चीन और रूस के बीच का यह अनलिमिटेड समझौता या उनकी दोस्ती जो है टेंशन बढ़ाने वाली है अमेरिका को। समझौते के बाद चीन और रूस ने कई कदमों के लिए अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा कि इससे उनके देशों को खतरा है। यानी अमेरिका से खतरा है रूस और चीन को। रूस चीन की बढ़ती दोस्ती पर न केवल अमेरिका नाराज दिखा बल्कि अमेरिका ने चीन को चेतावनी के स्वर में कहा कि चीन को दोस्ती के लिए रूस, यूरोप इनमें से एक को चुनना होगा। यानी या तो वह रूस से दोस्ती करे या यूरोप से। अमेरिका का यह भी कहना है कि यूक्रेन जंग के मामले में अमेरिका G7, नाटो और यूरोपीय देशों का एक ही पक्ष है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि वैसे तो रूस और चीन दोनों के इजराइल से बढ़िया संबंध हैं, लेकिन इजराइल को मिले पश्चिम के तगड़े समर्थन को देखते हुए वे उस पाले में खड़े होते नहीं दिखना चाहते और उन्होंने ऐसा रुख अपनाया जो उन्हें अरब के नजदीक लाता है। साथियों, हालांकि रूस और चीन की दोस्ती जो है इनकी दोस्ती से जो है दुनिया परेशान दिखती है। जून 2023 में ताइवान की समुद्री सीमा में जब रूसी जंगी जहाज दिखे तो ताइवान सत्ते में आ गया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और अब रूस के जंगी जहाज के दिखाई देने से ताइवान सहित दक्षिण चीन सागर की एक प्रकार से नींद उड़ी हुई है। और मई 2024 में चीन ने पुनः ताइवान स्ट्रेट पर अचानक 2 दिन का युद्धाभ्यास करके न केवल ताइवान को कड़ा संदेश दिया बल्कि इस पूरे क्षेत्र की संवेदनशीलता को फिर से रेखांकित किया है। युद्धाभ्यास का जो मकसद था खुद चीनी सेना ने इस द्वीप की सत्ता पर कब्जा करने की अपनी क्षमता जांचना बताया है। और यह युद्धाभ्यास जो है ऐसे समय किया गया जब ताइवान में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने सत्ता संभाली थी।
और अपने पहले भाषण में उन्होंने चीन से कहा था कि वह ताइवान को डराने धमकाने की नीति से बाज आए। चीन उन्हें खतरनाक अलगाववादी बताता है और ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। वह कह चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो बलपूर्वक भी चीन उस पर कब्जा कर लेगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ताइवान को चीन में मिलाने के काम को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। तो दूसरी तरफ ताइवान लोकतांत्रिक देश है और वहाँ के ज्यादातर लोग जो हैं कम्युनिस्ट चीन के साथ जाने को तैयार नहीं है। वहाँ चीन विरोधी माने जाने वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आई है। ताइवान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिहाज से दुनिया के लिए अहम है। एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में भी ताइवान स्ट्रेट महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस क्षेत्र में तनाव बढ़ना या किसी तरह से संघर्ष की स्थिति बनना खतरनाक साबित होगा। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र में किसी तरह का तनाव या संघर्ष भड़कने की आशंका के खिलाफ सचेत किया है। साथियों, यह बात भी सही है कि अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। फिर भी ताइवान ने अनौपचारिक तौर पर इन देशों के करीबी संबंध हैं। ताइवान से मतलब इन देशों के यानी अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देशों ने भले ही वन चाइना पॉलिसी को के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा माना है, फिर भी ताइवान ने जो है अनौपचारिक तौर पर इनसे अपने संबंध रखे हुए हैं। हाल के वर्षों में चीन की बढ़ी हुई आक्रामकता के मद्देनजर यह करीबी जो है ताइवान की ओर बढ़ी है। खासकर अमेरिका ने यहाँ न केवल हथियारों की सप्लाई बढ़ाई है ताइवान में, बल्कि कई उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ भेजे हैं। इस पर भी चीन अपनी नापसंदगी जो है जाहिर करता आ रहा है। साथियों, पुतिन ने चीन यात्रा के दौरान जिनपिंग के साथ जो संयुक्त बयान जारी किया उससे कई सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका का विरोध, ताइवान और यूक्रेन से लेकर उत्तर कोरिया तक हर चीज पर साझा दृष्टिकोण और नई शांतिपूर्ण परमाणु टेक्नोलॉजी और वित्त पर सहयोग की घोषणा की गई। इसमें कहा गया संयुक्त बयान में कहा गया कि अमेरिका अभी भी शीत युद्ध के बारे में सोचता है और ब्लॉक टकराव के तर्क की ओर निर्देशित होता है, जो छोटे समूहों की सुरक्षा को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता से ऊपर रखता है। ये क्षेत्र के सभी देशों के लिए सुरक्षा से जुड़े खतरे पैदा करता है। अमेरिका को यह व्यवहार छोड़ देना चाहिए, ऐसा संयुक्त बयान में कहा गया है। जिनपिंग ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यूक्रेन संकट का राजनीतिक समाधान ही सही दिशा है। गौरतलब है कि मॉस्को का बीआरआई से आधिकारिक जुड़ाव नहीं है, लेकिन बीआरआई के मंच पर उसकी मौजूदगी यह दर्शाती है कि मॉस्को अब अपनी विदेश नीति में बीजिंग को कितना महत्व देता है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि रूस और चीन ही दो ऐसे देश बचे हैं जो हिंद प्रशांत के मौजूदा समीकरणों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और जिन्हें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का जो चौगुट है यानी क्वाड है पसंद नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस योजना को प्रारंभ हुए 10 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और इसके तहत चीन एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ भूमि और समुद्री नेटवर्क से जोड़ना चाहता है। साथियों, जहां तक भारत का संबंध है, भारत वर्तमान में अपने सबसे अच्छे दोस्त रूस को अपने लंबे समय के प्रतिद्वंदी चीन के साथ सबसे अच्छा दोस्त बनते हुए देख रहा है और रूस का झुकाव जिस प्रकार निरंतर चीन की ओर बढ़ रहा है तो उससे आशंका होना स्वाभाविक है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि रूस भारत का सदाबहार दोस्त रहा है, जबकि
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कई चुनौतियों के बावजूद नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखा है। और जबकि दूसरी ओर चीन के साथ रूस के रिश्ते को अगर हम देखें, वे नरम गरम वाले रहे हैं। दोनों देशों की तस्वीर जो आज नजर आ रही है, कभी हालात इसके उलट भी थे। दोनों के बीच यानी रूस और चीन के बीच तलवारें खींची थी। दोस्ती, मतभेद, मनमुटाव, सुलह और फिर दोस्ती का सफर तय करते हुए उनकी दुश्मनी का जो कारवां है आज 6 दशकों में दोस्ती तक पहुंचा है, जबकि भारत के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। साथियों, यहाँ इस बात पर भी गौर करना जरूरी होगा कि भारत और रूस दोनों ही बहुध्रुवी विश्व, मल्टीपोलर जो है वर्ल्ड चाहते हैं, जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिपत्य ही एकमात्र फैसला करने वाला फैक्टर न हो। जबकि भारत की बहुध्रुवी विश्व की सोच में पश्चिम का विरोध नहीं है, लेकिन रूस के बहुध्रुवी विश्व की सोच में पश्चिम का विरोध है। और यह भारत और रूस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मतभेद हम इसको कह सकते हैं। एससीओ और ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंचों पर भारत ग्लोबल साउथ को महत्वपूर्ण स्थान और आवाज देने की सोच रखता है। और भारत की कोशिश खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर देखने की है। ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर भारत विकसित और विकासशील दुनिया के बीच पुल बनाना चाहता है, एक सेतु बनाना चाहता है और विकासशील देशों के विकास की रफ्तार को तेज करने में मदद करना चाहता है। क्वाड है और G20 जैसे संगठनों में भारत की सोच यही है। लेकिन चीन जो है एससीओ और ब्रिक्स को पश्चिम विरोधी गुट बनाने वाले संगठन के तौर पर देखता है और जाहिर तौर पर अब उसे रूस का साथ भी यहाँ मिल रहा है। तकनीकी एवं कूटनीतिक मोर्चे पर चीन और रूस का दबदबा बढ़ने से वैश्विक संतुलन में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। इन सभी स्थितियों में भारत के लिए चीन को काउंटर करने का स्पष्ट रास्ता केवल एक ही है, और वह यह है कि रूस से संबंध मजबूत करने के लिए या कहें कि उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारत और क्या क्या पहलकदमियां कर सकता है रूस के लिए या रूस के पक्ष में। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बांटा। और पुनः आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मेरी बाजार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूँ। यदि आप उनका अध्ययन करें तो अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर आपसे अतिशीघ्र। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार कीजिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।